हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने लगा हूँ उसका नाम है आयला द डॉटर ऑफ वॉर। ये मूवी काफी इमोशनल है क्योंकि इसकी स्टोरी एक ट्रू इवेंट पे बनाई गई है। इस मूवी की शुरुआत में हम साउथ कोरिया के एक गाँव को देखते हैं जहाँ के लोग काफी पीसफुली अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन ये वक्त होता है 1950 का, जहाँ पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया के एयरप्लेन्स इस गाँव पर हमला करके काफी तबाही मचा देते हैं। इसी दौरान हम एक फैमिली को देखते हैं जिनकी एक 7 साल बेटी है जिसका नाम है सिम। तभी सिम की मॉम उसे एक सेफ जगह पर ले चलती है और उसे बताती है कि जब तक वो उसे लेने ना आए वो उस जगह से नहीं हटे, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरियन आर्मी वहां पर पहुंच जाती है जो काफी बंदों को मार देती है और काफी ज्यादा को अपने कैद में कर लेती है। लेकिन सिम अब भी अपनी जगह पर होती है जहां पर उसकी मामा ने उसे छोड़ा होता है। लेकिन ये 7 साल बच्ची इस बात से अनजान होती है कि इसकी फैमिली अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम टर्की में एक आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है रॉकी। रॉकी की एक फियांसी भी है और वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और काफी जल्द शादी भी करने वाले हैं। इसी दौरान रॉकी को अपने सुपीरियर अपने ऑफिस बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि साउथ कोरिया ने हमसे मदद मांगी है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम अपनी आर्मी साउथ कोरिया की हेल्प के लिए भेजेंगे। उसी ग्रुप में रॉकी भी होता है जिसे साउथ कोरिया लड़ाई लड़ने जाना है। और जब इसके बारे में रॉकी अपनी फियांसी को बताता है तो वो काफी नाराज हो जाती है और वो रॉकी को वहां से जाने से मना करती है। लेकिन रॉकी उसे समझाता है और उसे कन्विंस करता है कि इस मुल्क को उसकी जरूरत है क्योंकि साउथ कोरिया टर्की की फ्रेंड होती है। इसी वजह से ये लड़ाई लड़ना टर्की के फेवर में है। इसके बाद रॉकी अपने बटालियन के साथ साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाता है और जब वो अपने रूम में होता है वो काफी ज्यादा एंट्स को देखता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं बल्कि उनको खाना देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रॉकी एक आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद भी काफी नरम दिल आदमी है जो कभी भी लड़ाई लड़ने के फेवर में नहीं होता। लेकिन चूंकि बात उसके देश की होती है इसी वजह से उसे लड़ना होता है। और अगले दिन उनका शिप साउथ कोरिया पहुंच जाता है जहाँ के लोग उनका काफी अच्छा वेलकम करते हैं। साउथ कोरियन आर्मी टर्क आर्मी को बताती है कि नॉर्थ कोरियन आर्मी जबरदस्ती उनके बॉर्डर के अंदर घुसती जा रही है और साथ ही उन्हें लड़ाई के लिए ब्रीफिंग भी देते हैं। जिसके बाद टर्क आर्मी अपनी बटालियन के साथ बॉर्डर के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में वो देखते हैं कि नॉर्थ कोरियन आर्मी ने हर जगह तबाही मचाई रखी है, काफी लोग मर जाते हैं और काफी लोग बेघर हो गए होते हैं। काफी आगे जाने के बाद वो रास्ते में स्टे करते हैं। तभी रॉकी का एक कोलीग उसे बताता है कि अमेरिका से न्यूज आई है कि ये लड़ाई काफी जल्द खत्म होने लगी है, जिसके बाद हम सब अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अचानक ही नॉर्थ कोरियन आर्मी उन पर हमला कर देती है जिससे काफी तबाही हो जाती है, जिसमें टर्क आर्मी का रेडियो सिस्टम भी मुकम्मल तबाह हो जाता है। इसी वजह से वो अपने किसी दूसरी बटालियन को कांटेक्ट नहीं कर पाते और वो मुकम्मल तौर पर ट्रैप हो जाते हैं। इनके काफी ज्यादा सोल्जर्स इस अटैक में मर जाते हैं, लेकिन रॉकी अपने कई दोस्तों के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो एक जीप के जरिए वहां से निकलने शहर की तरफ जाते हैं ताकि वो अपने सुपीरियर से कांटेक्ट कर सके, लेकिन वहां पर भी नॉर्थ कोरियन आर्मी उन पर अटैक कर देती है जिस वजह से उनका जीप भी तबाह हो जाता है। लेकिन वो अपने दुश्मन सोल्जर्स को मारकर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं और जब वो पैदल बढ़ते जाते हैं तब वो उस गांव तक पहुंच जाते हैं जहां पर इस फिल्म की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया ने हमला किया था, जहां पर उनकी नजर सिम पे पड़ती है जो अब भी अपनी मदर की डेड बॉडी के पास बैठकर रो रही होती है। रॉकी जब सिम को देखता है तब वो समझ जाता है कि सिम का परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद रॉकी अपना हाथ उस बच्ची के आगे बढ़ाता है जिससे वो बच्ची उसके गले लग जाती है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ अपने कैंप ले आता है जहां पर कुछ सोल्जर्स रॉकी से पूछते हैं कि ये बच्ची साउथ कोरिया की है या नॉर्थ कोरिया की, जिस पर रॉकी उसे जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्ची कहाँ की है, ये एक 7 साल मासूम बच्ची है जिसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी के साथ साथ हम रॉकी की फियांसी को देखते हैं जो न्यूज में पढ़ रही होती है कि लड़ाई काफी जल्दी खत्म होने लगी है, जिसके बाद सारे सोल्जर्स अपने घर वापस आ सकते हैं। ये खबर सुनकर उसे काफी तसल्ली हो जाती है और वो रॉकी का इंतजार करने लगती है। लेकिन असल में हकीकत कुछ और होती है क्योंकि लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हो पाती और नॉर्थ कोरिया अब भी साउथ कोरिया पर हमला कर रही होती है। और तभी जब उनका एक बटालियन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है तब अचानक से चाइनीज आर्मी उन पर हमला कर देती है क्योंकि चाइनीज आर्मी भी इस लड़ाई में नॉर्थ कोरिया का साथ देती है, जिससे उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। जब रॉकी को पता चलता है कि सिम की लाइफ को खतरा है इसीलिए वो भी गन उठाता है और चाइनीज आर्मी से लड़ता है। रॉकी काफी चालाकी के साथ वहां पर एक ब्लास्ट करता है जिससे चाइनीज
आर्मी को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसके बाद टर्क आर्मी चाइनीज आर्मी को काफी आसानी से हरा देती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में रॉकी भी काफी जख्मी हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि सिम ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और उसका साथी उसे कहता है कि रात भर सिम तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ बैठी रही। ये सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और साथ साथ उनकी बॉन्डिंग भी बढ़ने लगती है। इसके बाद साउथ कोरियन और टर्क आर्मी के सुपीरियर्स रॉकी को अपने पास बुलाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुमने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और अब तुम हमारे देश के बच्चों का भी ख्याल रख रहे हो, लेकिन साथ में उसे ये भी बताते हैं कि हमें मालूम है कि तुम इस बच्ची का ख्याल नहीं रख सकते, इसी वजह से तुम इस बच्ची को हमारे हवाले कर दो। लेकिन रॉकी उन्हें मना कर देता है और उन्हें बताता है कि वो उस बच्ची का ख्याल रख सकता है। जिसके बाद उनके सुपीरियर रॉकी से कहते हैं कि कुछ दिनों बाद तुम और तुम्हारे साथियों को बहादुरी का मेडल मिलने वाला है। लेकिन वो सिम को उसे अपने साथ ले आने से मना करते हैं, जिससे रॉकी भी राजी हो जाता है। और कुछ दिन बाद वो दिन आ जाता है जहाँ पर सबको बहादुरी का मेडल मिलने वाला होता है। लेकिन रॉकी के मना करने के बावजूद भी सिम वहाँ पर पहुँच जाती है। हालांकि रॉकी उसे अपने एक दोस्त के साथ छोड़ आया था, लेकिन सिम चुपके से उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ पर आ जाती है। और जब साउथ कोरियन जनरल्स ये देखते हैं कि वो लड़की यानी सिम रॉकी से इतना प्यार करती है, ये देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं और वो रॉकी को बताते हैं कि जब तक सिम का कोई गार्डियन नहीं मिल जाता तुम उसे अपने पास रख सकते हो। जिसके बाद दिन जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं रॉकी और सिम एक दूसरे के काफी करीब होने लगते हैं। सिम रॉकी को अपना पिता मानने लगती है और रॉकी के जितने भी कोलीग्स होते हैं वो भी सिम के साथ काफी इंजॉय करते हैं। जबकि जंग के इस माहौल में भी उन्हें खुश रहने और खुशियों का एहसास होता है। तभी एक दिन रॉकी के पास उसका एक कोलीग आता है और उसे बताता है कि सिम के कुछ रिलेटिव्स मिले हैं जो उसे वापस लेना चाहते हैं। लेकिन रॉकी उसे जवाब देता है कि इसके बारे में वो किसी को भी कुछ ना कहे, क्योंकि वो पर्सनली ही इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। जिसके बाद रॉकी उनसे मिले उनकी लोकेशन पे चला जाता है, लेकिन एक्चुअली ये दुश्मन की एक चाल होती है जो रॉकी को पकड़कर घेर लेते हैं। लेकिन इसके बारे में रॉकी के एक दोस्त को पता चल जाता है जो अपनी शादी समेत उसकी हेल्प करने जाता है, जो रॉकी को किसी न किसी तरीके से वहाँ बचाकर अपने साथ वापस ले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन उसी लड़के की मौत हो जाती है जो रॉकी के बचपन का दोस्त होता है, जिसकी मौत से रॉकी टूट जाता है। लेकिन यूं ही वक्त गुजरता जाता है और अब रॉकी को यहाँ पर आए हुए 1 साल मुकम्मल हो जाता है और 1 साल बाद अब जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद सबको वापस घर जाना होता है। लेकिन रॉकी डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे ही रहेगा और वो सिम को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। रॉकी के सभी साथी वहाँ से चले जाते हैं जबकि रॉकी उधर ही ठहर जाता है। और जब इस बात की खबर रॉकी की फैमिली और उसकी फियांसी को पता चलती है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन रॉकी अब भी अपने फर्ज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सिम को अपने साथ टर्की ले जाएगा। लेकिन जब इस बात का जिक्र वो अपने सुपीरियर से करता है तो वो उसे कहता है कि आर्मी रूल्स के मुताबिक तुम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद वहाँ पर कुछ NGO वाले आ जाते हैं जो सिम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वो सिम को शेल्टर दे सकें, उसे पढ़ा सकें और उसे एक बेहतर फ्यूचर दे सकें। जिस पर रॉकी उनको जवाब देता है कि वो सिम को समझाने की कोशिश करेगा। रॉकी सिम को समझाता है और कुछ दिनों बाद वो खुद ही उसे उस शेल्टर होम में ले जाता है जहाँ और भी वार इफेक्टेड बच्चे होते हैं जो उस NGO में पढ़ रहे होते हैं। और जब रॉकी वहाँ से जाने लगता है तब सिम भागकर उसके पीछे आती है और उसके गले लग जाती है। इस वक्त वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि सिम भी रॉकी को अपना पिता मानती थी और रॉकी भी सिम के साथ काफी इमोशनली अटैच हो गया था। इसी वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सिम को अपने साथ दोबारा ले चलता है और इस बार वो डिसाइड करता है कि वो खुफिया तरीके से सिम को अपने साथ टर्की ले जाएगा। इसलिए वो काफी बड़े बॉक्स में सिम को डालकर अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन शिप में बैठने से पहले जब उसकी बॉक्स की चेकिंग होती है तब उसका राज फाश हो जाता है। इसलिए रॉकी का एक सुपीरियर उसे काफी समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि तुम सिम को अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो बताता है कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि फिलहाल वो टर्की चला जाए, लेकिन कुछ सालों बाद वापस आकर वो सिम को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद रॉकी को भी अंदाजा हो जाता है कि वो सिम को अपने साथ किसी भी हाल में नहीं ले जा सकता। इसलिए वो टर्की वापस जाने का डिसीजन लेता है और वो सिम को समझाने की कोशिश करता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो उससे मिलने दोबारा जरूर आएगा। सिम जो रॉकी को अपना सब कुछ मान चुकी थी वो उसके जाने पर काफी रोती है और इसी तरह रॉकी वापस टर्की चला जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फियांसी ने किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली है। इसीलिए वो उससे मिलने जाता है और ऐसा करने का कारण पूछता है, जिस पर उसकी एक्स फियांसे उसे कहती है कि तुमने कभी मेरी परवाह की ही नहीं थी, उस बच्चे की खातिर तुम मेरे लिए वापस नहीं आए, इसी वजह से मुझे किसी और से एंगेजमेंट करनी पड़ी। ये सुनकर रॉकी का दिल टूट जाता है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रॉकी की शादी
शादी अपने बचपन की दोस्त से होती है जो बचपन से ही रॉकी को पसंद किया करती थी। इन दोनों की शादी के बाद दोनों की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन रॉकी अब भी हमेशा सिम के बारे में सोचता रहता है। और जब इस बात की खबर रॉकी के वाइफ को पता चलती है तो वो रॉकी से कहती है कि वो दोनों मिलकर सिम को ढूंढ निकालेंगे। जिसके बाद वो दोनों साउथ कोरियन एम्बेसी जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो सिम के बारे में बताते हैं। लेकिन एम्बेसी वाले उन्हें बताते हैं कि सिर्फ नाम से ही हम किसी को तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसके बाद देखते ही देखते 47 साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर हमें रॉकी को दिखाया जाता है जो अब भी सिम के बारे में ही सोचता रहता है। इतने सालों की कोशिशों के बावजूद भी उसे सिम कहीं नहीं मिलती। और अब ये साल होता है 2009 का, और तभी रॉकी के पास एक फोन कॉल आती है। ये फोन कॉल एक राइटर का होता है जो रॉकी की लाइफ और साउथ कोरिया में होने वाली तमाम चीजों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री, एक फिल्म बनाना चाहती है। जिसके बाद रॉकी उस राइटर से मिलने जाता है और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। ये कहानी सुनने के बाद वो राइटर डिसाइड करती है कि वो सिम को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेगी। काफी रिसर्च करने के बाद उसे सिम के कुछ दोस्तों के बारे में पता चल जाता है जिसके साथ वो एनजीओ में पढ़ा करती थी, लेकिन उनके हेल्प से भी उन्हें सिम कहीं नहीं मिलती। लेकिन कुछ दिनों बाद उस राइटर के ऑफिस में एक कॉल आती है जो खुद को सिम बता रही होती है। इसके बाद वो राइटर उससे मिलती है और जब वो उसे पुराने फोटोज दिखाती है वो काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि सिम भी आज तक अपने पिता यानी रॉकी को नहीं भूल पाई थी। जिसके बाद रॉकी को यह सब कुछ बताया जाता है। ये साल होता है 2010 का, जहाँ पर रॉकी इतने सालों बाद दोबारा साउथ कोरिया आता है। साउथ कोरिया पहुंचकर वो काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो जगह अब मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुकी होती है। इसके बाद रॉकी एक पार्क जाता है और वो अपनी वाइफ के साथ सिम का इंतजार करता है, जहाँ कुछ देर बाद सिम भी आ जाती है। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं वो पहले ही नजर में एक दूसरे को पहचान जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और काफी रोते हैं। हालांकि 60 साल बीत जाते हैं, लेकिन इन 60 सालों में भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पाए। 60 साल पहले जो वादा रॉकी ने सिम से किया था, आज उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। इसके बाद हम एक रियल फुटेज को देखते हैं जहाँ पर रॉकी 60 साल बाद सिम से मिला होता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो आसपास के तमाम लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। और इसी के साथ ही ये सच्ची कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी।